हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए बढ़े आगे। तो इस पार्ट में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ठीक है, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप आप पढ़ चुके हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब पढ़ते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, मतलब प्लानिंग इन जनरल। प्लानिंग क्या होता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आप पढ़ चुके हो। ठीक है, स्टार्ट ही होता है प्लानिंग से। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, आपको 5 फंक्शंस याद होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला होता है प्लानिंग। तो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो आप लेते हो उसमें भी सबसे पहला स्टेप जो होता है वो प्लानिंग ही होता है। आए ख्याल में? तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का क्या रोल है, कैसे करते हैं, क्या फायदे हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, ये सब हमको डिस्कस करने। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम पढ़ने वाले हैं CSR, बहुत डिटेल में आपको दिया हुआ है। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या रोल होता है उसमें। फिर हम कुछ केस स्टडीज भी पढ़ेंगे, 2 कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने CSR के लिए क्या क्या किया है। और फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जो आपके प्रोफेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी आइडेंटिटी है, वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके भी हल्का सा डिस्कशन दिया हुआ है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो सबसे पहले आपको प्लानिंग समझना है। नंबर 1 फंक्शन होता है प्लानिंग। तो प्लानिंग में आप करते क्या हो, प्लानिंग फ्यूचर के लिए होती है। ठीक है, आप आगे क्या करने वाले हो वो होता है प्लानिंग। फ्यूचरिस्टिक फंक्शन होता है वो, उसमें हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये हमारा प्लानिंग स्टेज में हम डिस्कस करते हैं। फिर उसके लिए हम उसी से फिर हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखते हैं कि अगर ये करना है, ऐसा करना है, तो फिर क्या क्या लगेगा, क्या रिसोर्सेज लगेंगे। रिसोर्सेज फिर उसके बाद मोबिलाइज किए जाते हैं। फिर ह्यूमन रिसोर्स भी मोबिलाइज किए जाएंगे जिसको आप स्टाफिंग कहते हो। फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, समझ रहे हो? ऐसा स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं। तो क्या करना है ये हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। तो जैसे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के एंगल से आप देखोगे तो पहले 2 स्टेप कहीं ना कहीं प्लानिंग से रिलेटेड है। जैसे आप पहला स्टेप पढ़ते हो एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या है, ये प्लानिंग स्टेज ही है। आपने अभी तक कुछ स्टार्ट किया ही नहीं है। मेन प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो होता है स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन। आए ख्याल में? इंप्लीमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसमें आप एक्चुअली चीजें इंप्लीमेंट कर रहे होते हो। उसके पहले तो सब प्लानिंग ही चल रही है, सब सोच विचार चल रहा है, क्या करें, कैसे करें। आए ख्याल में? तो अगर आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के एंगल से सोचोगे तो पहले 2 स्टेप में प्लानिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा प्लानिंग क्रूशियल होती है उसमें। यस, इंप्लीमेंटेशन में भी कहीं ना कहीं प्लानिंग लगती है, हर स्टेप में प्लानिंग लगती है। इंप्लीमेंटेशन कैसे करें ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। इंप्लीमेंटेशन कैसे करें उसमें भी प्लानिंग एस्पेक्ट है। तो प्लानिंग एस्पेक्ट हर जगह होता है, परवेसिव है, हर जगह होगा, हर बिजनेस में लगता है, हर टाइप के मैनेजमेंट प्रोसेस में प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। एज पर एलिसन एंड केन के, strategic planning is organization's process of defining its strategy। कि पहले आप अपनी स्ट्रैटेजी को डिफाइन करो, जो आपका डिसीजन है, जो आपको करना है, जो डिसीजन आपको लेना है। तो पहले आप अपने स्ट्रैटेजी को डिफाइन करो कि कोई चीज आप कैसे करने वाले हो, जो आपकी स्ट्रैटेजी होती है। डिफाइनिंग इट्स स्ट्रैटेजी और डायरेक्शन एंड मेकिंग डिसीजंस ऑन एलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज। जो मैंने बताया, कोई एक बड़ा काम आपको करना है, जैसे आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई भी चीज करनी है, किसी और कंपनी को खरीदना है, जो भी बिजनेस में आप बड़े डिसीजंस लेते हो, कोई प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करना है, कोई प्रोडक्ट खरीदना है, एक्सपांशन करना है, अमालगमेशन करना है, जो भी बड़े स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आप लेते हो, उसमें कहीं ना कहीं पहले तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, वो चीज आप कैसे अचीव करने वाले हो, क्या प्रोसेस आप अपनाओगे, वो आपको डिफाइन करना है। दूसरा होता है कि जब वो आप इंप्लीमेंट करने जाओगे, कोई भी चीज को जब आप इंप्लीमेंट करते हो, आपकी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हो, तब आपको सबसे बड़ा डिसीजन लेना होता है रिसोर्सेस के रिलेटेड, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो ये बार बार आता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हर जगह ये एप्लीकेबल है। मेकिंग डिसीजंस ऑन एलोकेटिंग इट्स रिसोर्सेस टू परस्यू दिस स्ट्रैटेजी। इट में ऑल्सो एक्सटेंड टू कंट्रोल फंक्शंस। प्लानिंग के बाद एंड फंक्शन क्या होता है, कंट्रोलिंग। और हमने पढ़ा भी है, बेसिक्स में भी आपने मैनेजमेंट में पढ़ा ही होगा, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों कनेक्टेड होता है। प्लान करोगे तो ही कंट्रोल कर पाओगे। जो
चीज़ें प्लान्ड होती हैं उन्हीं को आप आगे चल के कंट्रोल कर सकते हो, उनसे आप सीख सकते हो कि आपने क्या गलती की है, कहाँ क्या इंप्रूवमेंट्स आप अगली बार कर सकते हो। तो कंट्रोल मैकेनिज्म पे भी आपको ध्यान देना है। इट मे ऑल्सो एक्सटेंड टू द कंट्रोल मैकेनिज्म्स फॉर गाइडिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी। क्लियर है? तो हेल्प करेगा आपको इंप्लीमेंटेशन में। और हमने 4 स्टेप्स जो देखे हैं उसमें पहले 2 स्टेप वही हैं, प्लानिंग से ही रिलेटेड है कि आपको पूरा एनवायरमेंटल स्कैन करना है, माइक्रो मैक्रो फैक्टर्स देखने हैं, आई ख्याल में स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स ये सब आपको आइडेंटिफाई करने हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग से, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट स्कैन करना है और फिर उसके बेसिस पे आपको स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना है। क्लियर है? और जो भी आप ये करोगे इससे आपको इंप्लीमेंटेशन में हेल्प मिलेगी। ठीक है? इन 1960s concept of strategic planning gained prominent in strategic management in corporate sector and it has maintained its importance in the contemporary times too। मतलब आज की डेट में भी वो इंपॉर्टेंट है। और एक ब्रॉड साइकिल है उसकी जो दी हुई है नीचे। सबसे पहला होता है डेलिब्रेटिंग मिशन, कि आपका मिशन क्या है। मिशन के पहले भी आता है विजन, जो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो पहले आप अपनी लॉन्ग टर्म विजन सेट करते हो, फिर विजन के हिसाब से मिशन बनाया जाता है कि आज आप क्या कर रहे हो, आज आपका जो भी ऑपरेशंस हैं, जो भी प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो, जो भी सर्विसेज आप दे रहे हो, आप अभी क्या कर रहे हो, आपका क्या मिशन है, ये उसमें डिफाइंड होता है। फिर उसको आप माइन्यूट चीज़ों में डिवाइड करते हो, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग नाम आप देते हो कि आपको सीएस करना है, आपको सीएस करना है कोई जो सीएस नहीं करना चाहता है, सीएस ही कर रहे हो आप। पर वो तो एंड गोल हुआ ना। क्या सीएस एक स्टेप में किया जाता है? नहीं भाई, उसमें स्टेजेस होती हैं। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए उस पर आपको ध्यान देना है। तो हर चीज को डिवाइड करना पड़ता है कि अभी मैं क्या करूं टू अचीव दैट लॉन्ग टर्म विजन। भाई अभी आप 12th पास हो, अभी आप सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल ट्रेनिंग इसके बारे में सोच के क्या करोगे? अभी आप कर सकते हो क्या? नहीं। पहला स्टेप क्या है? सीएसईटी पास करना है। तो आपका गोल क्या होना चाहिए कि मुझे सीएसईटी पास करना है। फिर सीएसईटी के अंदर भी कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, समझ रहे हो? तो ऐसे ही होता है, हर जगह ऐसे ही होता है। भाई मेरा एक एंड गोल है पर वो लॉन्ग टर्म है, 10 साल 20 साल 25 साल के बाद है। तो मैं अभी से तो कुछ नहीं कर सकता ना। तो मैं अभी क्या करूं, मैं अभी क्या डायरेक्शन लूं, अभी मैं क्या ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स करूं ताकि मैं अल्टीमेटली ओवर द इयर्स वो टारगेट को अचीव कर लूं। क्लियर है क्या? तो पहले आपको मिशन आपका बनाना है, डेलिब्रेटिंग मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपिंग गोल्स बेस्ड ऑन द चूजन मिशन। ठीक है? ये सब कनेक्टेड होता है। विजन, विजन से मिशन, मिशन से गोल, गोल एकदम करंट वाला होता है कि इस साल में या अभी आने वाले समय में इमीडिएटली मुझे क्या हासिल करना है, ये होता है आपका गोल। ठीक है? तो अल्टीमेटली आपको गोल तक पहुंचना है कि आपको अभी करना क्या है। तो डेलिब्रेटिंग मिशन, डेवलपिंग गोल्स, फिर जो पहला स्टेप है हमारा, ठीक है, एग्जामिनिंग इंटरनल एनवायरमेंट टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एग्जामिन एक्सटर्नल एनवायरमेंट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, जिसको आप स्वट एनालिसिस कहोगे आगे चल के। तो समराइज द फाइंडिंग्स ऑफ स्वट एनालिसिस एंड फॉर्मुलेट फाइनल स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन स्वट एनालिसिस। ठीक है? तो पहले 2 स्टेप्स में प्लानिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और पहले 2 स्टेप को ही हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग नाम से पढ़ रहे हैं। तो ऐसे आपके प्रोसेस है, 6 स्टेप्स हैं। पहला है डेलिब्रेटिंग मिशन, मिशन आप बनाओ, डेलिब्रेट करो कि आपको क्या मिशन रखना है अपने आप के लिए, जो कि कहीं ना कहीं विजन स्टेटमेंट से ही बनता है। तो आप पहले मिशन डेलिब्रेट करो, उससे गोल डेवलप करो, फिर इंटरनल एनवायरमेंट स्कैन करो या जो भी है एग्जामिन करो, इंटरनल एनवायरमेंट एग्जामिन करो, एक्सटर्नल एनवायरमेंट समराइज करो फाइंडिंग्स को, और उसी से आप स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करो बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स। ठीक है? तो ये ऐसे आपके 6 स्टेप्स होते हैं जो इस चार्ट में आपको दिए गए। ठीक है? सबसे पहला क्या है? मिशन, प्रपोज मिशन। ठीक है? उससे प्रपोज गोल्स। ठीक है? मिशन से आप गोल बनाओ, फिर आप इंटरनल इश्यूज या इंटरनल एनवायरमेंट को स्कैन करो, एक्सटर्नल इश्यूज को स्कैन करो, फिर एक समरी बनाओ कि क्या इंटरनल एक्सटर्नल आपके फाइंडिंग्स रहे हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स हैं। पूरा एक समरी चार्ट बनाओ जिसको आप स्वट एनालिसिस कहते हो, और उसको यूज करके आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर लो। प्लानिंग का काम यहां तक हो जाता है। ठीक है? फिर इसको आप इंप्लीमेंट करोगे। क्लियर है क्या? तो ये आपका
प्रोसेस है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस may be unique as per the specific requirements of any organization, yet the strategic planning process is modeled in a cycle shown above, contains the steps most commonly followed by most of the organization। ठीक है, हम ये सब्जेक्ट पढ़ी इसीलिए रहे कि ये कॉमन है, ये क्या बोल सकते हैं इसको, हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होती है, छोटी हो बड़ी हो, कोई भी टाइप का बिजनेस आप कर रहे हो, ये स्टेप्स कॉमन है, परवेजिव हैं, हर जगह अप्लीकेबल होते हैं, इसीलिए आप इसकी पढ़ाई कर रहे हो। हल्का हल्का चेंजेस मॉडिफिकेशन हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से करता है। ठीक है, जैसे आप स्टडी प्लान बनाते हो, हर बच्चा स्टडी प्लान बनाता है, स्टडी प्लान सब बनाते हैं, स्टडी प्लान बनाने का तरीका भी सेम होता है, पर क्या सबका स्टडी प्लान एग्जैक्टली सेम होता है? नहीं होता है ना। आप अपने हिसाब से टाइमिंग्स, सब्जेक्ट्स, अलग अलग चीजों को, ब्रेक्स को मॉडिफाई करते हो अपने हिसाब से, अपने आपको जो सूट करे वैसा आप उसको मॉडिफाई करते हो। तो प्लानिंग में भी ऐसे ही होता है, प्रोसेस सेम है, माइलस्टोन सेम है, तरीका सेम है, बस आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्लानिंग इज नॉट अ वन टाइम एक्सरसाइज कि चलो आप प्रोजेक्ट, आपने जो डिसीजन लिया है तो पहले कुछ दिन चलो प्लानिंग कर लेते हैं, बाद में सिर्फ इंप्लीमेंटेशन चलते बैठेगा, ऐसा नहीं होता है। प्लानिंग भी कंटिन्यूस होती है, हमेशा बैकग्राउंड में चलते रहता है, चीजें चेंज होते रहती हैं, एनवायरमेंट चेंज होते रहता है, जो आपके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स हैं वो बदलते रहते हैं। तो ये स्टैटिक नहीं है, ये क्या बोल सकते हैं इसको, इटरेटिव है। इटरेटिव मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है, बैकग्राउंड में आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा कि अभी भी इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सेम है नहीं है, उसमें क्या चेंजेस हैं, उसके वजह से आपका स्वट एनालिसिस चेंज तो नहीं हो रहा है, हो रहा है तो चेंज्ड स्वट एनालिसिस के हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी आपको मॉडिफाई तो नहीं करनी चाहिए। ये सब बैकग्राउंड में चलते रहता है, इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज एन इटरेटिव प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस है। बार बार आपको रिव्यू करते रहना पड़ता है कि अभी भी वो प्लानिंग, अभी भी वो स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट है या नहीं है। नहीं है तो क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या बदलाव आया है, कैसे आपको मॉडिफाई करना चाहिए, ये सब बैकग्राउंड में चलते रहता है। क्लियर है क्या? इट मे बिगिन विथ वन मिशन एंड एंड विथ अनदर डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन एक चीज अचीव करके बंद थोड़ी होने वाली। ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूस है, एक प्रोजेक्ट कर लोगे फिर दूसरा प्रोजेक्ट करोगे, दूसरा कंप्लीट हो जाएगा फिर तीसरा करोगे, ये सब चलते रहेगा। बिजनेस कंटिन्यूस होता है तो इसीलिए प्लानिंग भी चलते रहेगी। ठीक है, अब बहुत ही बेसिक चीजों पे आते हैं, क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। अब आपको नॉर्मल प्लानिंग के एंगल से ही सोचना है। बोलो नॉर्मल छोड़ो, स्ट्रैटेजिक वर्ड को अगर मैं साइड में रखूं, नॉर्मल बस मैं प्लानिंग सोचूं, किसी भी चीज से आप रिलेट कर सकते हो, बिजनेस, सर्विस, कोई भी चीज से कनेक्ट कर सकते हो जहां भी आपको प्लानिंग जरूरी लगता है। तो प्लानिंग से फायदा क्या होता है, प्लानिंग से क्या फायदा होता है? प्लानिंग से पहले मैं इन जनरल डिस्कशन कर रहा हूं कि प्लानिंग से क्या होता है। देखो, प्लानिंग से आपको एक क्लैरिटी मिलती है, पहले तो एक क्लैरिटी मिलती है कि आपको करना क्या है, आप विजुअलाइज कर लेते हो कि आपको क्या करना है। फिर जब आप वो विजुअलाइज करते हो तो आपको उसके स्टेप्स की आइडिया आ जाती है, फिर उसमें क्या आपको प्रॉब्लम्स जाने वाली हैं ये आपको आइडेंटिफाई हो जाती हैं, फिर आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। फिर क्या रिसोर्सेस लगेंगे वो रिक्वायरमेंट्स पता चल जाती हैं, हमको हमारा फोकस हो जाता है, हम डाइवर्ट नहीं होते हैं, हमको फुल फोकस रहता है, हमारा प्लानिंग है कि ये करना है, ये टाइम पे ये करना है, तो हम डाइवर्ट नहीं होते हैं, हमारे डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं, हम ज्यादा फोकस कर पाते हैं क्योंकि हमारी प्लानिंग की हुई है, डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं। फिर हमारी मिस्टेक्स कम होती हैं, वेस्टेजेस कम होते हैं, कोई चीज अगर टाइम क्रूशियल है तो टाइम पे कंप्लीट हो जाती है, तो ये सारी चीजें होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है, ये इन जनरल प्लानिंग के बेनिफिट्स होते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के एंगल से अभी हम इसको पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कैन हेल्प योर ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ क्रिटिकल वेज। नंबर 1, इंप्रूव्ड रिजल्ट्स एंड कॉन्फिडेंस, मतलब गलतियां कम होती है। अगर कोई पर्सन है जो बिना प्लानिंग के कोई काम करता है तो उससे क्या होगा, गलतियां होगी, बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत सारी चीजें जो उसने सोची नहीं होंगी वो होते रहेंगी, फिर उसको फेस नहीं कर पाएगा, वहां वो गलतियां करेगा तो क्या होगा, रिजल्ट्स खराब आएंगे। और अगर प्लानिंग करके करोगे तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, बेटर आएंगे।
बेटर देन अनप्लान्ड, बेटर देन अनप्लान्ड यानी इंप्रूव्ड रिजल्ट्स एंड कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा क्योंकि आपको सब चीजें पता है, हर चीज आप विजुअलाइज कर चुके हो, सारी रिक्वायरमेंट्स आपको पता होती हैं। जब आपको हर चीज पता है, आप विजुअलाइज एक बार कर चुके हो कि आपको करना क्या है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, तो उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपको सब पता रहेगा कि आप क्या करने वाले हो, क्या प्रॉब्लम्स आपको आने वाली है और उसको आप कैसे टैकल करोगे, सब आपने पहले ही सोच लिया होता है। क्लियर है क्या? तो इंप्रूव्ड रिजल्ट्स एंड कॉन्फिडेंस, रिजल्ट्स इंप्रूव होते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होता है। अ प्रॉपर प्लान में पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस आपका इंप्रूव होगा, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस एंड कैन कंट्रीब्यूट टू अ ग्रेटर सेंस ऑफ पर्पस, प्रोग्रेस एंड अकाउंटेबिलिटी अमंग इट्स टीम। ठीक है, सब आपको पता रहता है कि भाई क्या करना है, किसको क्या करना है। जो हम आगे पढ़ते हैं ना, प्लानिंग के बाद फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, एलोकेशन करते हैं, काम को डिवाइड करते हैं, तो सब आगे के भी कनेक्टेड बेनिफिट्स रहते हैं। क्योंकि अगर आपने प्लानिंग ही नहीं की तो आप कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, कैसे स्टाफिंग करोगे, कैसे डायरेक्टिंग करोगे, समझ रहे हो? पहली स्टेप ही तो मेन इंपॉर्टेंट होती है ना। अगर आप सीएस लेते ही नहीं तो बाकी सारी चीजें तो फिर गायब हो जाएंगी ना। आप आगे जिंदगी में क्या करोगे, आपके क्या गोल्स हैं या जो भी चीजें, पहला स्टेप हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसे ही प्लानिंग में होता है, प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग करोगे तो ही आगे के स्टेप्स आप कर पाओगे, आगे की चीजें कर पाओगे, उससे आगे के बेनिफिट्स ले पाओगे। ठीक है, तो इसलिए सब कनेक्टेड दिया हुआ है। प्रॉपर प्लान में पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस एंड कैन कंट्रीब्यूट टू अ ग्रेटर सेंस ऑफ पर्पस। ग्रेटर सेंस ऑफ पर्पस मतलब आपको पता रहता है कि आपको क्या करना है, आप उसको कैसे हासिल करोगे, ये सब आपको पता रहता है। अब ये आप थोड़ा इमेजिन करो, कोई चीज अगर नहीं पता और कोई चीज पता है तो आपको पता रहता है कि बिहेवियर कैसे होता है। अगर आप एक अनसर्टन एनवायरमेंट में हो तो ये नहीं होता है, ग्रेटर सेंस ऑफ पर्पस नहीं होता है। अनसर्टेनिटी में समझ भी नहीं आता हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे करेंगे, समझ रहे हो? ये सब में ग्रेटर सेंस ऑफ पर्पस नहीं होता है। पर अगर आपको हर चीज पहले से ही पता है, आप प्रेडिक्ट कर चुके हो, प्लान आउट कर चुके हो, तो ग्रेटर सेंस ऑफ पर्पस, प्रोग्रेस एंड अकाउंटेबिलिटी हमेशा रहेगी। ठीक है, किसी ने अगर कोई काम नहीं किया तो आपको पता चल जाता है क्योंकि आपने पहले से प्लान करके रखा है कि ओवरऑल ये सारा काम करना है। फिर उसी से फिर आप वर्क डिवीजन करते हो, फिर उसी से अकाउंटेबिलिटी होती है, उसी से आगे चल के अकाउंटेबिलिटी डिसाइड होती है कि भाई तेरे को ये करना था, तूने नहीं किया, किसको क्या करना है ये भी तो पहले पता होना चाहिए ना, तभी तो अकाउंटेबिलिटी डिसाइड होगी। क्लियर है? तो इंप्रूव्ड रिजल्ट्स एंड कॉन्फिडेंस। सेकंड इंपॉर्टेंट है फोकस। फोकस कर पाते हो क्योंकि आपको पता होता है कि आपको अभी क्या करना है, सर्टेनिटी होती है, पता होता है क्या करना है, तो फोकस बनाने में हेल्प हो जाती है। अनसर्टेनिटी है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, पता ही नहीं है क्या करना है, तो फोकस कभी भी नहीं रहेगा। ठीक है, और टाइम वेस्ट हो जाएगा, रिसोर्सेस वेस्ट हो जाएंगे। गुड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फोर्सेस फ्यूचर थिंकिंग एंड कैन रीफोकस एंड री एनर्जाइज अ डिसओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप भटकोगे लेकिन आप वापस ट्रैक पे आ जाओगे क्योंकि आपके पास टारगेट्स होते हैं, आपको पता होता है कि आपको हर टाइम पे इतने महीने में क्या अचीव करना है, सबका एक मतलब एक टाइमलाइन भी डिसाइड होता है प्लानिंग के अंदर। तो अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो भी गए, कहीं आपका टाइम वेस्ट हो भी गया, कोई प्रॉब्लम में आप फंस भी गए, लेकिन आप वापस रीफोकस, री एनर्जाइज अपने आप को कर सकते हो क्योंकि आपके टारगेट्स हमेशा आपके सामने रहते हैं कि आपको अचीव करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। समझ रहे हो? तो फोकस बनाने में हेल्प करता है आपका प्लानिंग। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब भी आप प्लानिंग करते हो, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग रखते हो, विजुअलाइज कर लेते हो कि आपको क्या क्या करना है, तो वो सब करने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, आने वाली है, वो भी आपको पता चल जाती है ख्याल में। जैसे आपने सीएस के बारे में सोचा होगा तो आपको पता है ट्रेनिंग रहती है, तो ट्रेनिंग में कैसे करूंगा, कहाँ करूंगा, मुझे बाहर सिटी तो नहीं जाना पड़ेगा, फिर मैं रहूंगा कैसे, फिर मुझे खर्चा कितना लगेगा, प्रॉब्लम पता चल जाता है ना। पासिंग परसेंट कितना है, पास नहीं हुआ तो क्या होगा, समझ रहे हो? हर चीज में आप खुद अपनी लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो इसको। बिजनेस के एंगल से भी सोच सकते हो कि भाई आपको परमिशंस लेनी पड़ेंगी, गवर्नमेंट अप्रूवल्स लगेंगे, रजिस्ट्रेशंस करने पड़ेंगे, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, पब्लिक का रिस्पॉन्स लगेगा, तो इन सब में करने में प्रॉब्लम्स आते हैं। परमिशंस नहीं मिली तो, कहीं आपका प्रोजेक्ट अटक गया बीच में तो,
बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट, बिकॉज ऑफ कोर्ट केसेस, बिकॉज ऑफ अप्रूवल नहीं मिला आपको कोई डिपार्टमेंट का। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको पहले से ही पता चल जाते हैं और उसको आप कैसे टैकल करोगे वो सब आप पहले से ही सोचना चालू कर देते हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फोकसेस ऑन एन ऑर्गेनाइजेशंस मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम्स, कि जिसके वजह से पूरा सब काम खराब हो सकता है। माइनर माइनर चीजें देखो हो जाती हैं समहाउ, चलो चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, 19-20 का फर्क चल जाता है। पर कौन से ऐसे क्रिटिकल चीजें जिनसे आपका प्रोजेक्ट ही रुक जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट परमिशंस, गवर्नमेंट का परमिशन ही नहीं मिला तो आप काम स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। सोच के देखो ना, कोई प्रोजेक्ट है आपका, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई प्रोडक्शन प्लांट आपको सेटअप करना है, और अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, लोकल अथॉरिटी, ये वो इतने सारे डिपार्टमेंट्स का आपको अप्रूवल लगता है, कहीं भी आपकी फाइल अटकी तो आपका पूरा काम ठप हो जाता है। और ऐसा होता है, इसलिए आप देखते हो काफ़ी चीज़ें आधी अधूरी वहीं के वहीं रखी हुई हैं, बिल्डिंग्स आधी बन के वहीं अटकी हुई हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं, फ्लाईओवर आधे में अटके हुए हैं। तो ये सब क्यों होता है भाई? क्रिटिकल प्रॉब्लम्स। अगर आप क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए तो आपका प्रोजेक्ट वहीं अटक जाता है, परमिशन के चक्कर में, कोर्ट केसेस के चक्कर में, एनवायरमेंटल इश्यूज के चक्कर में, एथिकल कंसर्न्स के चक्कर में, समझ रहे हो? तो इसीलिए आपको हमेशा प्लानिंग स्टेज पे पता होना चाहिए कि क्या क्या क्रिटिकल इश्यूज हैं, कैसे आप उनको रिजॉल्व करोगे। वो रिजॉल्व हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, हुए तो फिर ठीक है, नहीं हुए तो आप क्या करोगे, सब प्लानिंग में आपको इनबिल्ट करना पड़ता है। क्लियर है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प हो जाती है आपकी। फोकसेस ऑन एन ऑर्गेनाइजेशंस मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम्स, चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज। फिर है टीम वर्क, कि टीम वर्क भी आपको मिल जाएगा, आप उसके लिए भी प्लान करते हो कि यार रिसोर्सेस कितने लगेंगे, तो पैसा तो आता ही है, ह्यूमन रिसोर्सेस भी तो एक रिसोर्स है ना, तो आपको लोग कितने लगेंगे, कितने मेंबर्स की टीम लगेंगी, टीम में क्या मेंबर्स लगेंगे, कौन से क्वालिफिकेशन, कितने एक्सपीरियंस के कितने लोग लगेंगे, ये सब आप पहले ही प्लान आउट कर लेते हो, टीम बना लेते हो। समझ रहे हो? तो टीम वर्क आसान है क्योंकि आप प्लान करके करते हो। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोवाइड्स एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ सेंस ऑफ टीम वर्क, क्योंकि सबको देखो पता रहता है जब भी कोई बड़ा काम होता है आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हो। जितनी जल्दी आपको ये रियलाइज हो जाता है कि आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, उतनी जल्दी टीम वर्क में उतना कोऑर्डिनेशन बन जाता है, ट्यूनिंग बन जाती है, सब बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जो टीम लीडर होता है उसको भी पता होता है वो टीम के बिना कुछ नहीं कर सकता। इट्स अ टीम स्पोर्ट, इट्स अ टीम स्पोर्ट। क्रिकेट आप अकेले नहीं खेल सकते, भले आप ऑलराउंडर हो, भले आप ऑलराउंडर हो, पर पूरी टीम के साथ ही आप खेलते हो। फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कोई भी चीज हो, कोई भी बड़ा काम अगर आप कर रहे हो तो आपको टीम लगती है। हर टाइप के, हर स्किल के पर्सन्स आपको लगते हैं, जिनको मैनेजरियल एबिलिटी हो, लीडरशिप रोल जो निभा पाए, तो जो टेक्निकल पर्सन्स हो, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, समझ रहे हो, बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं, हर स्किल वाला पर्सन आपको लगता है। ठीक है, तो टीम वर्क बनाना आसान हो जाता है प्लानिंग की वजह से। आपको पहले से ही पता रहता है क्या टाइप के कितने लोग लगेंगे, तो टीम बनाना आसान हो जाता है। टू प्रमोट लर्निंग, बिल्ड कमिटमेंट अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। फिर है कम्युनिकेशन। प्लानिंग कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन भी करती है, लोगों को पता चलता है कि आप क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, उसमें दम है कि नहीं है, क्या खामियां हैं, कितना अच्छा प्लान आपका बना हुआ है। जितना अच्छा प्लान होगा उतना ही अच्छा एग्जीक्यूशन आप कर पाओगे। समझ रहे हो? तो प्लानिंग से काफी चीजें कम्युनिकेट हो जाती हैं। ठीक है, all stakeholders have an interest in knowing the direction in which organization is heading and also how their contribution will fit in the overall plan. ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या होगा कि आप क्या करने वाले हो, आगे आप क्या करने वाले हो, नियर फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो, ये आपकी प्लानिंग से पता चल जाता है। ठीक है, फिर है ग्रेटर कंट्रोल। ठीक है, ये तो प्लानिंग का कनेक्टेड ही पार्ट है, आप आसानी से याद कर सकते हो कि प्लानिंग की है तो आप अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। प्लानिंग से कंट्रोल फंक्शन हेल्प करता है, आप कंट्रोल कर सकते हो अगर आपने प्लानिंग की हुई है तो। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कैन प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटर कंट्रोल द एनवायरमेंट इन विच इट ऑपरेट्स, क्योंकि आप उसको स्कैन करते रहते हो, आप उसको स्कैन करते रहते हो, आप देखते रहते हो कि जो फैक्टर्स हैं वो अभी भी वैसे ही हैं कि चेंज हो रहे हैं। चेंज हो रहे हैं तो आप अपने आप को चेंज करते रहते हो। यही तो कंट्रोल होता है ना, कि अपने आप को आप चेंज करो, प्लान को रिवाइज करते रहो, और जो अभी एनवायरमेंट चल रहा है
उसके हिसाब से सूटेबल प्लान आपका होना चाहिए। तो बार बार जो आप रिवाइज करते हो, अपने आप को चेंज करते जाते हो फिट करने के लिए, वही कंट्रोल फंक्शन है। और एक प्रोजेक्ट जब आप पूरा कर लेते हो उसके बाद भी कंट्रोल फंक्शन होता है कि भाई पूरा काम आपने कैसे किया, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपने पूरे प्रोजेक्ट को कैसे किया, उसमें क्या आप इंप्रूव कर सकते थे, क्या गलतियां आपने की है, क्या लर्निंग्स आप निकालते हो, पूरा कंट्रोल फंक्शन में वो भी आता है, ताकि अगली बार जब आप ये काम करोगे तो आप सेम गलतियां रिपीट न करो। ठीक है, तो बोलो, फटाफट बोलो क्या क्या बेनिफिट्स हैं भाई। कोशिश करते हैं याद करने की। ठीक है, बोलो, बिना देख के कोशिश करते हैं। प्लानिंग से देखो क्या फायदा होगा, मतलब पहले आपको सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट पॉइंट्स याद नहीं आते। प्लानिंग से क्या होगा, गलतियां नहीं होंगी, गलतियां नहीं होंगी तो क्या होगा, इंप्रूव्ड रिजल्ट्स। ठीक है, इंप्रूव्ड रिजल्ट्स एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये पहला पॉइंट इससे आता है, गलतियां नहीं होंगी तो रिजल्ट और कॉन्फिडेंस आपका इंप्रूव हो जाएगा। फिर आपको फोकस करने में हेल्प होगा, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो भी गए तो आप वापस से रीफोकस, री एनर्जाइज हो जाते हो प्लानिंग की वजह से, तो फोकस में आपको हेल्प होगी। फिर आप बेटर कंट्रोल कर पाओगे, ग्रेटर कंट्रोल, कि कंट्रोल करना आपके लिए आसान हो जाएगा, आप कंट्रोल अच्छे से कर पाओगे क्योंकि आपने ऑलरेडी सब प्लानिंग करके रखी है, तो प्लानिंग की वजह से कंट्रोल बेटर आप कर सकते हो। फिर प्लानिंग एक टाइप का कम्युनिकेशन है। ठीक है, स्टेक होल्डर्स को पता चलता है कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, आप आगे चल के क्या करने वाले हो, वो उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो उनको समझ में आ जाएगा, वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। फिर टीम वर्क, ठीक है, आप टीम क्रिएट कर सकते हो, बेटर टीम बना सकते हो, टीम वर्क की स्पिरिट डेवलप कर सकते हो। तो इंप्रूव्ड रिजल्ट्स एंड कॉन्फिडेंस, फोकस, ग्रेटर कंट्रोल, टीम वर्क, क्या था और कम्युनिकेशन। 5 पॉइंट तो मेरे को याद हो गए। ठीक है, और क्या है, कितने पॉइंट्स हैं, आ जाओ। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो, प्रॉब्लम्स को विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे 6 पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो 6 आपको बेनिफिट्स हैं। अब आते हैं क्या लिमिटेशंस हैं, कि प्लानिंग करने के बावजूद क्या क्या प्रॉब्लम्स रह ही जाती हैं। प्रॉब्लम्स मतलब प्लानिंग फुल प्रूफ नहीं होती है, प्लान कर लिया तो कुछ भी गलत नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, गलतियां स्टिल होंगी पर कम होंगी और आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो, उसका नुकसान मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या है, नंबर 1 है कॉस्ट कैन आउटवेट बेनिफिट्स, कि प्लानिंग एक्सरसाइज में बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है, बहुत लोग लगते हैं, तो उसमें बहुत सारा खर्चा इन्वॉल्व है, मीटिंग्स होती हैं, चाय पानी नाश्ता, लोग काम छोड़ के प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब लोगों की सैलरी इसमें बहुत बड़ा कॉस्ट होती है, बार बार मीटिंग्स हो रही हैं, सब काम धाम छोड़ के लोग सिर्फ प्लानिंग ही कर रहे हैं, तो बहुत कॉस्टली होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। और ये जो लोग प्लान करते हैं ये बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इनके एक एक घंटे का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, सब मैनेजरियल पर्सन्स होते हैं, बहुत बड़े लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो एक कोई समझ रहे ना, बहुत ज़्यादा सैलरी होती है, तो अगर ये अपना काम छोड़ के सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं तो इनकी सैलरी बहुत बड़ा कॉस्ट बन जाती है। तो आपको ये हमेशा ध्यान देना पड़ता है कि यार जो कॉस्ट मैं लगा रहा हूं प्लानिंग में उसका बेनिफिट उससे ज्यादा होना चाहिए। तो क्या लिमिटेशन है कि हो ऐसा ना हो कि कॉस्ट ज्यादा लग जाए और उससे जो बेनिफिट हुआ है वो कम हो जाए, तो ये मतलब नुकसान वाला सिचुएशन होगा। कॉस्ट कैन आउटवे बेनिफिट्स, कि कॉस्ट बेनिफिट से ज्यादा हो सकता है, ये डिसएडवांटेज है, ये लिमिटेशन है प्लानिंग प्रोसेस का। मतलब 100% फुल प्रूफ नहीं होता कि मैं प्लान कर रहा हूं तो मेरा कॉस्ट कम ही होगा, उससे बेनिफिट ज्यादा ही होगा, नेट नेट प्रॉफिट ही होगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि कॉस्ट ज्यादा लग जाए और उतना बेनिफिट इस पूरे एक्सरसाइज से न मिले, तो ये आपका लिमिटेशन है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कैन कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी, दिस कैन बी वेस्टफुल इफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज नॉट सक्सेसफुल। प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हुई, उसको आप ज्यादा यूज नहीं कर पाए, या बेनिफिट मिला बहुत ज्यादा नहीं मिला, तो आपका नेट नेट लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। फिर है डेवलपमेंट ऑफ पुअर प्लान, प्लानिंग कर रहे हो तो बेस्ट ही प्लान बनेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, कितना भी एक्सपीरियंस हो, पढ़ा लिखा हो, आपसे गलती हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकता है कि कुछ चीजें प्लानिंग में आप कंसिडर करना भूल गए, एनवायरमेंट बदल रहा है तो कंटिन्यूसली एनवायरमेंट स्कैन करना पड़ता है, आप भूल गए, तो आपके ह्यूमन एरर्स की वजह से हो सकता है
कि प्लान बना है लेकिन बहुत ही पुअर है, इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा, या इंप्लीमेंट करने के बाद भी वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ पुअर प्लान, ये आपका लिमिटेशन है कि प्लानिंग करोगे तो जरूरी नहीं कि हमेशा बेस्ट ही होगी। फॉल्टी अजम्पशंस अबाउट फ्यूचर, क्योंकि देखो इसमें गलती क्यों हो सकती है कि सब फ्यूचर के बारे में। आप सिर्फ सोच के देखो कि अगर आप कोई 5 साल का प्रोजेक्ट सोच रहे हो, 5 साल में कितनी सारी चीजें बदल जाती हैं, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, सरकार बदल सकती है, टैक्स स्ट्रक्चर बदल सकता है, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस, टेस्ट, जीडीपी, सब चीजें बदल जाती हैं। तो 5 साल में क्या क्या चेंज हो सकता है, कैसे चेंज होगा, उसका फेवरेबल इफेक्ट होगा या उसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा, इतनी सारी चीजें आपको जज करनी पड़ती है। अब कहीं ना कहीं तो गलती आपसे हो ही सकती है, तो वो है डेवलपमेंट ऑफ पुअर प्लान। ठीक है, कॉस्ट कैन आउटवे बेनिफिट्स, डेवलपमेंट ऑफ पुअर प्लान। फॉल्टी अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर, पुअर असेसमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस कैपेबिलिटी, कि आप क्या कर सकते हो, क्या रिसोर्सेस मोबिलाइज कर सकते हो, टीम वर्क कितना आपके अंदर है, आपकी कैपेबिलिटी पे भी आपको भरोसा रखना पड़ सकता है। और अगर आपने अपने आप को प्रॉपरली इवैल्यूएट नहीं किया, जितना आप कर सकते हो उससे ज्यादा का आपने अजम्पशन ले लिया तो आप उतना परफॉर्म नहीं कर पाओगे। जितना आप कर सकते हो उससे कम कैपेबिलिटी आपने ली तो आपका कैपेबिलिटी वेस्ट हो जाता है। तो प्रॉपर असेसमेंट करना जरूरी है। पुअर ग्रुप डायनेमिक्स, लोगों की आपस में नहीं बनी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इंफॉर्मेशन ओवरलोड कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द पुअर प्लान। ठीक है, तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हो सकता है आपका प्लान पुअर बने, मतलब अच्छा ना बने और आप उसको शायद इंप्लीमेंट न कर पाओ या उतना बेनिफिट डिराइव न कर पाओ उस प्लान को या स्ट्रैटेजी को अपना के। एंड लास्ट इज इंप्लीमेंटेशन, कि प्लानिंग अच्छी है लेकिन अगर इंप्लीमेंटेशन अच्छा नहीं रहा तो भी सब फ्लॉप होता है। दो पिलर्स होते हैं, फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, दोनों के दोनों अच्छे होने चाहिए, तभी एंड रिजल्ट आपको मिलता है। ठीक है, तो इंप्लीमेंटेशन भी एक लिमिटेशन हो सकता है। इफ नॉट इंप्लीमेंटेड प्रॉपरली, होल प्लानिंग एक्सरसाइज विल गो फ्यूटाइल, मतलब सब वेस्ट हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। डिसइल्यूजनमेंट, साइनिज्म एंड फीलिंग्स ऑफ पावरलेसनेस often result if people have contributed energy for development of a plan which is not implemented। आए ख्याल में? तो जैसे भी आप प्लान करते हो, जब वैसी चीजें हो नहीं पाती, कितना बुरा लगता है। पूरा आपको, आपका जो टाइम है, एनर्जी है, जो आपने इतना सोचा उसके बारे में, वो सब वेस्ट हो जाता है। आए ख्याल में? तो बिजनेस में भी ऐसे ही होता है। अगर आपने प्लान किया था कि आप इतने गुड्स को प्रोड्यूस करोगे, इतने रिसोर्सेज मोबिलाइज कर लोगे, इतने टाइम में इतने गुड्स बना लोगे, पर अगर नहीं बन पाए, मटेरियल के शॉर्टेजेस आ गए, लेबर के शॉर्टेजेस आ गए, लेबर की एफिशिएंसी खराब है, डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, पावर कट्स हो रहे हैं, लेबर स्ट्राइक पे चले जा रहे हैं, तो ये जब आप चीजें देखते हो, ये सब आपने प्लानिंग में कंसिडर नहीं की होती हैं कि मटेरियल के शॉर्टेजेस हो जाएंगे, एक साथ सारी चीजें आ जाएंगी, पावर कट भी चल रहा है, लेबर भी स्ट्राइक पे बैठे हैं, मटेरियल भी नहीं आ रहा, तो काफी ऐसी चीजें एक साथ आ जाती है इंप्लीमेंटेशन के दौरान। तो फिर वहां पे प्रॉब्लम होती है कि प्लानिंग बहुत अच्छी की थी पर इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाया, उसका प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाए, तो भी आपको एंड रिजल्ट नहीं मिलता है। क्लियर है? तो 3 बड़े लिमिटेशंस हैं। बोलो। नंबर 1, कॉस्ट कैन आउटवे बेनिफिट्स, डेवलपमेंट ऑफ पुअर प्लान्स एंड इंप्लीमेंटेशन। क्लियर है? तो 6 पॉइंट्स बेनिफिट्स के, 3 पॉइंट लिमिटेशंस के, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। देख लो, पॉज करो, देख लो, पॉज करो, देख लो। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही बढ़िया डिस्कशन है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या रोल होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, और सीएसआर से फिर हम उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कि पूरा जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आपको लेने होते हैं, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या रोल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है इस पूरे प्रोसेस में, इसका पूरा डिस्कशन है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो पूरा बेसिक से चालू किया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है, कंपनीज लॉ भी आपने पढ़ा हुआ है कि भाई डे टू डे मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संभालते हैं। कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। डे टू डे मैनेजमेंट अलग लोगों के पास होती है, ओनरशिप अलग लोगों के पास होती है। देयर इज अ डिफरेंशिएशन इन द मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। ठीक है, तो डे टू डे मैनेजमेंट जिसको आप देते हो उन्हीं को आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हो, और जो ओनर्स हैं, जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, वो होते हैं आपके शेयर होल्डर्स। अब काफी बेसिक्स है, ठीक है, डिस्कस करते हैं। हो सकता है काफी लोगों को क्लैरिटी न हो उतनी,
डे टू डे जितनी भी चीजें होती हैं सब सोचता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही सोचते हैं। कुछ बच्चों को एक गलत फहमी है कि शेयर होल्डर सोचते हैं। नहीं भाई, शेयर होल्डर को सोचने का पावर ही नहीं है। शेयर होल्डर को सोचने का पावर ही नहीं दिया गया, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं दिया गया। सारे इनिशिएशंस, सारे काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं। जैसे आपकी जिंदगी है, इसको आप रिलेट करो। आपकी जिंदगी है, आप जीते हो, आपके डिसीजंस आप लेते हो ना, क्या करना है आपको ये आप सोचते हो। सिर्फ कुछ काम करने के लिए आपको अपने माँ बाप की परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे आपको अपने दोस्तों के साथ गोवा जाना है, ये सोचा किसने होगा? मम्मी पापा ने बोला अरे यार गोवा क्यों नहीं जा रहे दोस्तों के साथ? नहीं ना, सोचते तो आप ही हो ना। क्या करना है, क्या करना चाहिए, ये सब आप ही सोचते हो। बस आपको पता होता है कि भाई कुछ काम करने के लिए पूछना पड़ेगा, परमिशन मिला तो कर पाएंगे, नहीं परमिशन मिला तो नहीं कर पाएंगे। जैसे आप बिना पूछे गोवा नहीं जा सकते। कुछ नालायक बच्चे जाते हैं, पर नहीं जाना चाहिए। कुछ काम, बड़े काम, जहां आपको आउट ऑफ सिटी जाना पड़ रहा है, कहीं रहना पड़ेगा, ये सारी चीजें आप पूछ के करते हो और आपको पता होता है कि नहीं बोला तो नहीं जा पाएंगे। ऐसा ही होता है कंपनी के अंदर। डे टू डे सारा काम, जो डे टू डे बिजनेस है, सेल्स, परचेसेस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, अकाउंटिंग, लीगल, सब डे टू डे काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं। सिर्फ लॉ ने एक लिस्ट बना के दे दी है कि अगर आप ये कर रहे हो तो भाई एसआर पास करो, ओआर पास करो, या जो भी टाइप के रेजोल्यूशंस पास करने हैं वो आपको पूछ के, मेजॉरिटी लेके, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेके ही आप वो काम कर पाओगे, या एक लिमिट में रह के आप वो काम कर पाओगे। समझ रहे हो? तो कंपनीज एक्ट में आप यही पढ़ते हो कि कौन से काम कर ही नहीं सकते बिना पूछे, कौन से काम कर सकते हैं पर एक लिमिट के अंदर रह के कर सकते हैं। जैसे लोन्स आप ले सकते हो लेकिन एक लिमिट के अंदर ले सकते हो, बायबैक भी कर सकते हो लेकिन एक लिमिट तक कर सकते हो। लिमिट ब्रीच करनी है तो आपको फिर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगता है। समझ रहे हो? तो ये स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यही सब लिखा हुआ है। लेट्स स्टार्ट। पढ़ते पढ़ते मैं और चीजें आपको बताते जाऊंगा। चलिए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लेज अ पिवटल रोल इन एंश्योरिंग गुड गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस का बेसिकली मतलब क्या है? वे ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस। कोई भी बिजनेस को आप कैसे करना चाहते हो ये आप डिसाइड करते हो। अपने आप कुछ भी नहीं होता, हर चीज आप करते हो, डिसीजन लेके वो चीजें होती हैं। जो भी आप वे अपनाते हो, जो भी तरीका अपनाते हो, वो सब आपका एक कॉन्शियस डिसीजन होता है। उसी को आप कहते हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कल अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते मैंने कहां बोला, मेरे हिसाब से थोड़ी हो रहा है। ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज हो रही है, कहीं भी कोई इशू आया, मतलब वो आपने ही किया हुआ है। क्योंकि बिजनेस जिस तरह से चलता है, छोटी छोटी बातों को आप उसको कोरिलेट कर सकते हो कि आपका टाइमिंग क्या होगा, ऑफिस आवर्स अपने आप होते हैं कि आप डिसाइड करते हो? आप डिसाइड करते हो ना। ऑफिस आवर्स अगर बहुत जल्दी किसी को बुला रहे हो या बहुत लेट तक बिठा रहे हो, फिर बोलोगे मैंने थोड़ी सोचा है, मेरा थोड़ी इसमें कोई लेना देना है, मेरी अकाउंटेबिलिटी थोड़ी है। नहीं भाई, ऑफिस आवर्स आप ही ने डिसाइड किए। इट्स अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या यूनिफॉर्म होनी चाहिए या क्या कॉर्पोरेट कल्चर होना चाहिए? समझ रहे हो? तो ये सब आप डिसाइड करते हो ना। इट्स अ पार्ट ऑफ योर डिसीजन। सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ के डिसाइड करते हैं, बोर्ड की पॉलिसी होती है इन पे। आए ख्याल में? तो आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड इज क्रिटिकल टू द वे अ कॉर्पोरेट कंडक्ट्स इटसेल्फ, जिसको आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हो। बोर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिराइव फ्रॉम लॉ। ठीक है, कहीं ना कहीं लॉ आपको देखना पड़ता है कि लोकल लॉज, स्टेट लॉज, सेंट्रल लॉज, बराबर, उसके दायरे में रह के आपको सारी चीजें डिसीजन लेनी होती हैं। तो लॉ, फिर उस एरिया में कुछ कस्टम्स हैं, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं, तो आपको वो भी ध्यान देना पड़ता है। कस्टम्स, ट्रेडिशंस, प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, जो भी है, पहनावे से लेके, टाइमिंग को लेके, खान पान को लेके, कोई भी चीज को लेके, कोई भी चीज को लेके, और अलग अलग रीजन्स में आप देखते हो सब अलग अलग होता ही है। ठीक है, तो वो सब ध्यान में रख के, उसके दायरे में रह के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सारे डिसीजंस लेने होते हैं। इन द प्रेजेंट टाइम्स, ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर्स, अकाउंटेबिलिटी, issues of sustainability, corporate citizenships, globalizations are some of the concerns that board of directors have to deal with. आए ख्याल में? ये सब आप सुन चुके हो। क्या क्या है? ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर्स, ये तो लॉ की वजह से भी आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है कि अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, जो
LODR वगैरह जो भी लॉज हैं वो इंश्योर करते हैं कि आप ट्रांसपेरेंट रहो, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब आप पब्लिक डोमेन में रखो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। फिर होता है अकाउंटेबिलिटी, बराबर, कि अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो आपको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा, आपके खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं, आपके ऊपर पेनल्टीज होते हैं, आपके खिलाफ केसेस चलते हैं, तो वो अकाउंटेबिलिटी होती है। फिर है सस्टेनेबिलिटी, जो आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हो रहा है कि आपको धीरे धीरे वो सारी चीज़ें करनी है जो सस्टेनेबल हैं, जो लॉन्ग टर्म में एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट न करें। तो इसलिए आप देखते हो कार्बन एमिशंस को रोका जा रहा है, कम किया जा रहा है, हर कंट्री ने अपने अपने टारगेट सेट किए हुए हैं। आई थिंक इंडिया ने 2070 का टारगेट रखा है, 2070 तक जीरो कार्बन एमिशंस इंडिया अचीव करना चाहता है। डेवलप कंट्रीज ने 2050 रखा हुआ है, हम क्योंकि डेवलपिंग स्टेज में तो हमने थोड़ा ज़्यादा समय लिया हुआ है। तो ये भी सब सस्टेनेबिलिटी के को लेके है। एक बिजनेस को हर एंगल से सोचना पड़ता है, आपके रॉ मटेरियल, आपका प्रोसेस, आपका आउटपुट, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, हर चीज सस्टेनेबल होनी चाहिए, हर चीज सस्टेनेबल होनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसा मटेरियल यूज कर रहे हो जो ये है, जो पॉल्यूशन क्रिएट करता है, कोई भी तरीके का एनवायरमेंटल हजार्ड है उसके अंदर, तो आपको सोचना पड़ेगा उसको रिप्लेस करने का, उसको चेंज करने का। आए ख्याल में? तो ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है, पूरे प्रोसेस को क्लीन रखें, पूरे इनपुट से लेके आउटपुट तक हर चीज सस्टेनेबल हो, ये उनको इंश्योर करना होता है। फिर है कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। आजकल क्योंकि आप देख ही रहे हो बहुत ज़्यादा वॉर्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एलाइज और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स ग्लोबल लेवल पे देखने को मिल रहे हैं। तो कॉर्पोरेट्स का सिटीजनशिप क्या है, ये भी काफ़ी जगह देखा जाता है, खासकर चाइना को लेके आप देख ही रहे होंगे, काफ़ी जगह ये कंसर्न रखा ही जाता है। काफ़ी सारा चाइना के ऐप्स बैन हुए थे, तो वो भी यही कंसेप्ट की वजह से हुए थे, कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, कि भाई अगर वो ऐप की कंपनी चाइना की है तो मतलब वो चाइना है, और चाइना से अगर हमको थोड़ा प्रॉब्लम है, कंसर्न है, हमको डर है या हमको शक है, तो हम इसीलिए बैन कर रहे हैं, बरोबर। तो इतने सारे जो चाइनीज ऐप आपने बैन किए थे इंडियन गवर्नमेंट ने, तो ये वो यही कंसेप्ट था, कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। भले उनके ऑफिसेस यूएस में भी थे, उनके ऑफिसेस इंडिया में भी होंगे, अरे पर हेड ऑफिस यानी वो इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है, कौन लोग उनको चला रहे हैं, वो आपको देखना जरूरी है। कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, उससे पता चलता है कि वो दोस्त है या दुश्मन है, वो आपके खिलाफ तो नहीं जाएगी। आपका डेटा प्रिवेसी का भी बहुत बड़ा इशू है कि इतने सारे यूजर्स, इतने सारे कस्टमर्स का जो डेटा है वो हमारी कंट्री का है, वो डेटा लीक हो सकता है, मिसयूज हो सकता है, हमारे खिलाफ ही यूज किया जा सकता है। तो ये सब चीजों में कॉर्पोरेट सिटीजनशिप का बहुत ज्यादा रोल हो जाता है। फिर है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, तो आपको सब पता ही है। तो ये सब कंसर्न्स हैं, अलग अलग ग्रुप में आपको इसको टैकल करना पड़ता है, तो ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं, ठीक है। इन एडिशन बोर्ड हैज टू रिस्पॉन्ड टू द एक्सप्लोसिव डिमांड्स ऑफ मार्केट प्लेस, ठीक है, प्रोडक्ट को लेके, सर्विस को लेके जो भी डिमांड्स हैं वो सब आपको मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको मार्केट में आगे बढ़ना है, मार्केट लीडर बनना है, आपको बने रहना है मार्केट के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको डिमांड्स मीट करनी पड़ती है। कुछ चीज़ें आप अभी इमीडिएटली मीट कर सकते हो, कुछ ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको करना पड़ता है। कुछ प्रोडक्ट के फीचर्स डिमांड किए जाते हैं जो अभी हो सकता है अभी टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप इसलिए नहीं कर पा रहे हो, पर आप वो डेवलप करते रहते हो। आए ख्याल में? तो डिमांड्स को आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपका कंज्यूमर आपसे क्या मांग रहा है। अगर आप नहीं दोगे कोई और दे देगा, अगर आप नहीं दोगे कोई और दे देगा, समझ रहे हो, आपका कस्टमर कोई भी छीन के जा सकता है। तो बोर्ड को यह भी हमेशा ध्यान देना पड़ता है। दिस टू डायमेंशनल रोल, ठीक है, कंसर्न और डिमांड, तो ये जो टू डायमेंशनल रोल है, दिस टू डायमेंशनल रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द कॉर्नरस्टोन इज evolving a sound, efficient, vibrant and dynamic corporate sector for attaining high standards in integrity, transparency, conduct। ये सब क्वालिटीज हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होनी चाहिए कि अगर आपको इतने सारे कंसर्न्स को टैकल करना है और इतने डिमांड्स को मीट करना है, तो जो टीम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको ये सब होना चाहिए। उनका इंटीग्रिटी अच्छा होना चाहिए, उनकी ट्रांसपेरेंसी अच्छी होनी चाहिए, उनका कंडक्ट अच्छा होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी लेने वाले लोग वो होने चाहिए, एंड उनके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तभी आप ये सारे प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाओगे और आप उसको एड्रेस करोगे। द प्रोफेशनल्स लाइक कंपनी सेक्रेटरी आर बेस्ट फिट टू एडवाइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू प्ले देयर रोल एफिशिएंटली। अब
हर चीज में कहीं ना कहीं लॉ इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, यहां वर्ड आ गया लॉ। जहां भी लॉ इन्वॉल्व है वहां कोई ना कोई लीगल पर्सन ही लगता है, क्योंकि वो आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। कस्टम्स, ट्रेडिशंस ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो, पूछ सकते हो किसी से भी, उसके आइडिया ले सकते हो, पर लॉ आप किसी से एवं नहीं पूछ सकते हो। आपको एक लीगल एक्सपर्ट चाहिए होता है जो जिसने वो पढ़ाई की हुई हो। तो जब भी लॉ की बात आएगी, जब भी आप देखते हो कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज, बहुत ज़्यादा लॉज अप्लाई होते हैं, तो आपके पास एक एक्सपर्ट पर्सन होना चाहिए कि लॉ क्या बोलता है, लॉ हमसे क्या चाहता है, लॉ के दायरे में रह के कैसे आप सारे काम करोगे। तो वहां पे रोल आ जाता है कंपनी सेक्रेटरी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये इंट्रो था, रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन मेकिंग द स्ट्रैटेजिक डिसीजन। ध्यान दो, अब हम डायरेक्शन बदल रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक डिसीजन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या रोल है। Institution of board of directors was based on the premise that group of trustworthy and respectable people should look after the interests of the larger number of shareholder। ठीक है, ये स्ट्रक्चर का एक्सेप्टेबिलिटी ही इसी बात पे था कि जो चलाएंगे वो डिजर्विंग होने चाहिए, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, जिम्मेदारी लेते उनको आना चाहिए, सिचुएशंस को फेस करते आना चाहिए, प्रॉब्लम्स को फेस करते आना चाहिए। तो लार्ज नंबर का जो इंटरेस्ट है उनको वो प्रोटेक्ट करना है, तो लोग बहुत केपेबल होने चाहिए, ठीक है, ट्रस्टवर्दी एंड रिस्पेक्टेबल लोग होने चाहिए, जिन पे इंटीग्रिटी जो अब पढ़े ना वो सब होना चाहिए। इंटीग्रिटी का भी तो सवाल है ना, इंटीग्रिटी आई होप आपको पता है। इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है कि अगर आपको कोई नहीं भी देख रहा है तो भी आपको सही काम ही करना है। ऐसा नहीं है कि यार कैमरे नहीं लगे हुए, कोई देख नहीं रहा, चलो ऐसा कर लेते हैं, सिग्नल तोड़ लेते हैं, मामू नहीं खड़ा है चलो सिग्नल तोड़ देते हैं, तो आपकी इंटीग्रिटी नहीं है। कोई नहीं भी देखे तो भी अगर आप सही चीज कर रहे हो, या लॉ जो आपसे चाहता है, या जो एथिक्स है अगर आप वो फॉलो कर रहे हो, तो आप एक इंटीग्रिटी वाले पर्सन हो, ठीक है। बस कोई देख रहा है तो ही मैं फॉलो करूंगा, कोई नहीं देखेगा तो मैं फॉलो नहीं करूंगा, तो फिर आप इंटीग्रिटी वाले पर्सन नहीं हो, ठीक है। तो वो है, तो लोग ऐसे होने चाहिए जो ट्रस्टवर्दी हो और रिस्पेक्टेबल हो, और वो लार्जर नंबर ऑफ पीपल का फेथ रख पाए, ठीक है। वो आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब शेयर होल्डर की बात हो रही है, शेयर होल्डर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, डे टू डे मैनेजमेंट वो नहीं देखते हैं, ठीक है। उसके लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया हुआ है। द पोजीशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज दैट ऑफ अ ट्रस्ट, एज द बोर्ड इज एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो काफी जगह कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा, काफी जगह कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि मैं बोर्ड की सोचूं, मतलब डायरेक्टर्स के हिसाब से सोचूं, या मैं कंपनी के एंगल से सोचूं, प्रॉफिट के हिसाब से सोचूं, या वेल्थ के हिसाब से सोचूं। बहुत सारे ऐसे आप कॉन्फ्लिक्ट देखोगे। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी इज क्रिटिकल फॉर इंश्योरिंग द appropriate directions with regard to leadership, visions, strategies, policies, monitoring, supervision, accountability to the shareholders and to other stakeholders, and to achieving greater levels of performance on a sustained basis as well as adherence to the best practices of the corporate governance। काफी देखो जेनरिक पॉइंट्स ये दिए हुए हैं कि आपको बोर्ड ही मतलब ये सारे काम करता है। लीडरशिप कौन निभाएगा? बोर्ड निभाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही कोई ना कोई लीडरशिप निभाएगा, सीईओ बोलो, एमडी बोलो, या जो भी बोलो। फिर बोर्ड ही विजन तय करता है कि अल्टीमेटली हमको क्या करना है, फिर उसी के लिए वो स्ट्रैटेजी बनाता है, स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करता है। समझ रहे हो? मतलब ये सब काम बोर्ड ही तो करता है ना। तो ये पूरा आपको बताया जा रहा है कि लीडरशिप रोल भी बोर्ड निभाता है, विजन भी बोर्ड बनाता है, स्ट्रैटेजी भी बोर्ड बनाता है, सारे पॉलिसी भी बोर्ड बनाता है, डे टू डे जो मॉनिटरिंग करनी होती है वो भी बोर्ड करता है, सुपरविजन भी बोर्ड करता है, अकाउंटेबिलिटी भी बोर्ड ही लेता है। तो ये सब काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं, और वही ये सारे काम स्टेक होल्डर्स के लिए करते हैं। एन इफेक्टिव बोर्ड डिफाइंस द कंपनीज पर्पस एंड देन सेट्स द स्ट्रैटेजी टू डिलीवर इट। ठीक है, ये सब देखो जेनरिक सेंस में कहा जा रहा है कि हम ओवरऑल पर्पस देखेंगे, उसके लिए हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि कैसे वो पर्पस हम अचीव करें। ठीक है, तो वो बोर्ड का ही काम है। टू डिलीवर इट शेप्स इट्स कल्चर, बराबर, एक बिजनेस के अंदर क्या कल्चर हो, क्या एक वे ऑफ ऑपरेटिंग हो, ताकि वो चीज़ें हम अचीव कर पाएं। जैसे अगर आपका टारगेट बहुत ज़्यादा है तो वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़ते हैं, इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं। तो ये भी कल्चर का ही पार्ट है। ठीक है, एंड द वे इट कंडक्ट्स द बिजनेस, इट सेट्स द मेन ट्रेंड्स, factors affecting the long term success, future viability of the company, for example technological change, environmental impacts, and how these
एंड कंपनीज प्रिंसिपल रिस्क्स एंड अनसर्टेनिटीज हैव बीन एड्रेस। तो ये सारा काम देखो बोर्ड का है। क्या क्या बिजनेस में, जैसे अगर एग्जाम्पल ले लो कि प्रोडक्शन में आप देखते हो मशीन्स अपग्रेड होते रहती हैं, मशीन्स नए नए आते जाते हैं, या हो सकता है आप कोई चीज़ मैन्युअली कर रहे हो, अब उसकी मशीन भी आ गई है। तो ये सब कौन सोचता है कि अपग्रेड करनी चाहिए, या मार्केट में और बेटर इक्विपमेंट्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मशीनरी आ गई है जो कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट बना सकती है। तो ये सारा काम बोर्ड का ही है, सब बोर्ड को ही ये देखना होता है। ठीक है, तो कुछ अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज लाना है कहीं भी, प्रोडक्ट में, मशीन्स में, सॉफ्टवेयर्स में, कहीं भी, तो वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखना है। कुछ अगर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आ रहा है, हमारे वजह से कोई पोल्यूशन हो रहा है, वेस्ट जनरेट हो रहा है, हजार्डियस गैस रिलीज हो रही है, तो उसको भी आप ही को देखना है कि कैसे उसका इम्पैक्ट मिनिमाइज करें। उसके लिए हो सकता है कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़े, कुछ जैसे रहता है ना एयर प्यूरिफायर्स लगाने पड़े, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़े, तो ये सब काम बोर्ड का ही होता है। ठीक है, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, अलग अलग टाइप के जो रिस्क होते हैं बिजनेस में, फिजिकल रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, साइबर अटैक्स, व्हाटएवर, अलग अलग सेंस में आपको देखने पड़ेंगे क्या क्या बिजनेस में आगे चल के अनसर्टेनिटीज हैं, कोई नया लॉ आने वाला है या कोई नया प्रोसेस आ गया है कि आपको यह फॉलो करना है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री आपको सोचना पड़ेगा। टेलीकॉम वाले देखो अलग होते हैं, बैंकिंग वाले देखो अलग हैं, इंश्योरेंस वाले अलग होते हैं, तो बहुत हर बिजनेस में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होते रहती है। तो वो सब आप ही को टैकल करने हैं, उसको आप कैसे करोगे, क्या करोगे, कैसे एक रास्ता आप निकालोगे, ये सब काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही बिजनेस के अंदर करना होता है। द बोर्ड शुड हैव साउंड अंडरस्टैंडिंग, बराबर, वो बिजनेस की पूरी समझ होनी चाहिए, प्रोसेसेस, बॉटलनेक्स, प्रॉब्लम्स सब आपको पता होने चाहिए कि आप कैसे उसका रास्ता निकालोगे। तो लोग ऐसे रखने हैं जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिन्होंने इस टाइप के काम पहले किए हुए हैं, प्रॉब्लम्स देखे हुए हैं और उसके रास्ते भी निकाले हुए हैं, सक्सेसफुल है, अंडरस्टैंडिंग है उनको। साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वैल्यू इज क्रिएटेड ओवर टाइम, ठीक है, ब्रांड कैसे बिल्डअप करते हैं, वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज, ठीक है, की स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, प्राइसिंग को लेके, मार्केटिंग को लेके, व्हाटएवर जो भी चीज़ों से रिलेटेड होंगे, स्ट्रैटेजीज आपको पता होनी चाहिए। बिजनेस मॉडल्स सब आप एक्चुअली पढ़ने वाले हो, बिजनेस के भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर, तो सर स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कहाँ सूट होते हैं, कहाँ सूट नहीं होते हैं, ये सब की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर, दिस इज नॉट लिमिटेड टू वैल्यू बट इज फाउंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वैल्यू फॉर इंटेंजिबल सोर्सेस इज डेवलप्ड, मैनेज्ड एंड सस्टेन, मतलब गुडविल की बात की जा रही है कि आप कैसे अपना एक गुडविल बना सकते हो, ब्रांड बना सकते हो, जो कि अभी उसका वैल्यू दिखेगा नहीं, पर जब आप आपका बिजनेस बेचोगे या लोन लोगे, शेयर्स इशू करोगे, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा आपको उस वक्त हो जाता है। बोर्ड हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द हेल्थ ऑफ द कंपनी एंड नीड टू टेक लॉन्ग टर्म व्यू, ठीक है, वही प्रॉफिट और वेल्थ एक रहता ही है ना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, इसका एक बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें आप करो जिनसे शॉर्ट टर्म में आपको फायदा हो जाए, पर वो सस्टेनेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं या बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज डिप्लीट होते जा रहे हैं, पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, समझ रहे हो, रिसोर्सेज जो लिमिटेड हैं वो अगर आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो आप लंबे समय तक नहीं कर पाओगे, आपको उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे, सस्टेनेबल तरीका निकालना पड़ेगा ताकि आप वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक कर पाओ। तो ये आपको आप ही का काम है, बोर्ड का काम है। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द प्रायोरिटीज ऑफ सम इन्वेस्टर्स, क्योंकि सम इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म वाले होते हैं, उनको 1 साल 2 साल 3 साल ही आपके साथ इन्वेस्ट करना है, आपके कंपनी में पैसा लगाना है, उसके बाद वो पैसा निकाल के आगे बढ़ेंगे। तो कुछ इन्वेस्टर्स हमेशा शॉर्ट टर्म की तरह सोचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आप अभी कमा लो, डिविडेंड बांट लो, आपकी वैल्यूएशन बढ़ जाए, वो बहुत ही घाई में होते हैं। तो हमेशा कुछ इन्वेस्टर्स नाखुश रहते ही हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हो तो। नॉट ऑल ऑफ हुम विल बी अलाइन विद द परस्यूट ऑफ सक्सेस फॉर द लॉन्ग टर्म। तो एक शेयर होल्डर को लॉन्ग टर्म ही सोचना चाहिए, इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म ही जोड़ना चाहिए, बट हर इन्वेस्टर वैसा नहीं होता है, कोई ना कोई शॉर्ट टेम्पर लोग होते ही हैं जिनको सब जल्दी जल्दी चाहिए होता है और उनको एग्जिट करके फिर कहीं और पैसा लगाना होता है, तो वैसे लोग आपसे खुश नहीं रहेंगे।
और आपको बुरा लगने की जरूरत भी नहीं है। आपको हमेशा बोर्ड को लॉन्ग टर्म ही सोचना चाहिए, कंपनी को उनको लंबे समय तक चलाना है। इफेक्टिव बोर्ड विल मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स ऑफ इट्स डिसीजन। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। इट विल असेस शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर इंटरेस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस ऑफ द कंपनी। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी सक्सेसफुल होनी चाहिए, वैल्यू ग्रेजुअली बढ़ते रहनी चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड रोल इज टू प्रोवाइड एंटरप्रेन्योरल लीडरशिप ऑफ द कंपनी विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ प्रूडेंट एंड इफेक्टिव कंट्रोल्स व्हिच enables the risk to be assessed and managed। बराबर। एंटरप्रेन्योरशिप का देखो यहां क्या रोल है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि आपको कुछ नया ढूंढना है, नया प्रोडक्ट जो डिमांड पूरी करे, नया तरीका, नया डिजाइन, कुछ भी नया जो कोई नीड है उसको आइडेंटिफाई करके आप वो नीड को पूरी करो, तो उसको ही कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। कि डिमांड है, लोगों की नीड है, पर वैसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, वैसा कोई सर्विस ही नहीं है जो उस डिमांड को पूरा कर पाए, तो वो आप बनाओ, वैसा प्रोडक्ट बनाओ, रिसर्च करो, डेवलप करो। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। आए ख्याल में? तो ये भी रोल बोर्ड को ही निभाना होता है कि आपकी फील्ड में जो भी कंज्यूमर्स की नीड है जो आप पूरी नहीं कर पा रहे हो अभी, पर वो आप आगे कैसे करोगे, कैसे नए प्रोडक्ट्स बनाओगे, इंप्रूव प्रोडक्ट्स बनाओगे ताकि वो नीड पूरी हो पाए। ये लीडरशिप रोल, ये एंटरप्रेन्योरशिप का रोल भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही निभाना होता है। ठीक है। इफेक्टिव बोर्ड डेवलप्स एंड प्रमोट्स इट्स कलेक्टिव विजन ऑफ द कंपनीज पर्पस। काफी रिपीटेशन है, ठीक है, बार बार वही चीजें बता के फायदा नहीं है। इफेक्टिव बोर्ड डेवलप्स प्रमोट्स इट्स कलेक्टिव विजन ऑफ कंपनीज पर्पस, कल्चर, वैल्यूज, बिहेवियर इट विशेस टू प्रमोट इन कंडक्टिंग इट्स बिजनेस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से थोड़ा रिलेटेड पॉइंट है। अब एक पूरी लिस्ट दी है, इस लिस्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दो। मतलब ये समरी है, ऊपर के ही सारे पॉइंट्स है, समरी है कि रोल ऑफ बोर्ड इन पर्टिकुलर इंक्लूड्स। ठीक है, कि रोल क्या है जो हमारा टॉपिक है, तो पूरी लिस्ट दी है। देखो, नंबर 1 प्रोवाइडिंग डायरेक्शन। ठीक है, प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन देना बोर्ड का काम है कि कंपनी को क्या करना चाहिए, क्या प्रोडक्ट्स में डील करना चाहिए, कौन से बिजनेसेस में जाना चाहिए। बेसिक जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन क्या है भाई, क्या करना है, बिजनेस के एंगल से क्या करना है का क्या मतलब है, कौन से प्रोडक्ट्स में जाना है, कौन सी सर्विसेज में जाना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, डायरेक्शन। ठीक है, प्रोवाइडिंग डायरेक्शन। डेमोन्स्ट्रेटिंग एथिकल लीडरशिप, डिस्प्लेइंग एंड प्रमोटिंग बिहेवियर थ्रू विच अ कंपनी विशेस टू कंडक्ट इट्स बिजनेस कंसिस्टेंट विथ, ये कट कर दो ऐसा, कंसिस्टेंट विद, एक ही पॉइंट है वो, कंडक्टेड बिजनेस कंसिस्टेंट विद द कल्चर एंड वैल्यूज इट हैज डिफाइंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एथिकल लीडरशिप आपको प्रोवाइड करना है, एथिकली पूरा बिजनेस कंडक्ट करना है ताकि कोई उंगली ना उठा पाए, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो, आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन ना लिया जाए, या सोशली आपको बॉयकॉट ना किया जाए, लोग आपके प्रोडक्ट्स यूज करने से दूर ना हो, नेगेटिव पब्लिसिटी ना हो। ठीक है, तो एथिकली आप चलोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही बोर्ड का काम है, प्रोवाइड और डेमोन्स्ट्रेट एथिकल लीडरशिप, और उसी के फ्रेमवर्क में फिर सारी चीजें डिसाइड करनी है, आपका कल्चर, आपके वैल्यू सब उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। क्रिएट परफॉर्मेंस कल्चर, परफॉर्मेंस पे जो फोकस करे लोग, परफॉर्मेंस से एनकरेज हो, परफॉर्मेंस के हिसाब से अप्रोच करे काम को, क्योंकि काफी लोग होते हैं सरकारी काम में, आपने देखा होगा टाइम के हिसाब से लोग काम करते हैं, परफॉर्मेंस उनकी प्रायोरिटी नहीं होती है। काफी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है, तो टाइम के हिसाब से पैसे लेने वाले लोग आपको नहीं होने चाहिए आपके आसपास। परफॉर्मेंस ड्रिवन, परफॉर्मेंस से जो मोटिवेट हो ऐसे लोग आपको रखने चाहिए। बोर्ड भी इसी एटीट्यूड का होना चाहिए। क्रिएट अ परफॉर्मेंस कल्चर दैट ड्राइव्स वैल्यू क्रिएशन विदाउट एक्सपोजिंग द कंपनी टू एक्सेसिव रिस्क ऑफ वैल्यू डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो फ्रेमवर्क में, दायरे में रह के, छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क लेके आप परफॉर्मेंस इंप्रूव करो। मेक वेल इन्फॉर्म्ड एंड हाई क्वालिटी डिसीजंस बेस्ड ऑन अ क्लियर लाइन ऑफ साइट इनटू द बिजनेस। सिंपल पॉइंट है, वेल इन्फॉर्म एंड हाई क्वालिटी डिसीजन लेना बोर्ड का काम है। क्रिएट राइट फ्रेमवर्क फॉर हेल्पिंग डायरेक्टर्स मीट देयर स्टैट्यूटरी ड्यूटीज अंडर कंपनीज एक्ट एंड अदर। अब ये एक्चुअली सीएस का काम है, पर ठीक है, डायरेक्टर के एंगल से भी आप देख सकते हो। क्रिएट अ राइट फ्रेमवर्क, अब इसमें आप देख सकते हो एलओडीआर भी, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो तो आपको आप कनेक्ट कर सकते हो कि
इंडक्शन प्रोग्राम्स होते हैं, नया डायरेक्टर कभी भी आता है तो उसका एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट किया जाता है, उनको सॉफ्टवेयर समझाए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये सब क्या है, ये फ्रेमवर्क है, एक फ्रेमवर्क है, ये एक प्रोसीजर है कि कैसे आप उनको अवेयर करते हो कि हम क्या करते हैं, हमारे तौर तरीके क्या हैं, आपको कैसे मतलब वो जो ढालना पड़ता है एक प्रोसीजर में, तो वो सब होता है फ्रेमवर्क। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही फ्रेमवर्क बनाना है। क्रिएट अ राइट फ्रेमवर्क फॉर हेल्पिंग द डायरेक्टर्स टू मीट देयर ड्यूटीज अंडर द कंपनीज एक्ट एंड अदर रेलिवेंट स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रेजिम। ठीक है, तो उनको पूरा ट्रेनिंग और पूरा अवेयरनेस दिया जाता है कि एज अ डायरेक्टर आपको ये सब करना है, या अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो तो आपको ये सब करना है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इतना 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 करना पड़ता है। इवन आपको एक स्पेशल पॉइंट भी याद होगा कि साल में एक बार सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की भी अलग से मीटिंग करनी पड़ती है, तो ये सब आपको अवेयर करना पड़ेगा ना उनको। बीइंग अकाउंटेबल पर्टिकुलरली टू दोज प्रोवाइड्स द कंपनीज कैपिटल। ठीक है, शेयर होल्डर्स को या जो बैंक्स है जो आपको पैसा दे रही हैं उनको आप अकाउंटेबल रहो, उनको सब बताते रहो। थिंक केयरफुली अबाउट इट्स गवर्नेंस अरेंजमेंट्स एंड एम्ब्रेसेस एवेल्युएशन ऑफ देयर इफेक्टिवनेस। ये भी LODR में काफ़ी इसके रेफरेंसेज आते हैं कि बोर्ड को अपने आप को इवेल्युएट करना पड़ता है कि बोर्ड का स्ट्रक्चर अभी भी अच्छा है, सही है। फिर लॉ भी बताता है कितने मिनिमम डायरेक्टर्स होने चाहिए, कितने मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, कितने एग्जीक्यूटिव कितने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, बोर्ड का क्या कॉम्पोजिशन होना चाहिए, ये भी लॉ बताता ही है। तो उसके दायरे में रह के आपको अपना बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करना होता है। क्लियर है? तो ये पूरा रोल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। ठीक है, फटाफट बोलो क्या क्या है, मेजर पॉइंट पहले आप हाईलाइट कर लो। बोलो बोर्ड का क्या क्या ये है। पहला है प्रोवाइड डायरेक्शन, प्रोवाइड डायरेक्शन, क्रिएट अ परफॉर्मेंस कल्चर, डेमोन्स्ट्रेट एथिकल लीडरशिप, क्रिएट राइट फ्रेमवर्क, मेक वेल इन्फॉर्म एंड हाई क्वालिटी डिसीजंस, बीइंग अकाउंटेबल टू द कैपिटल प्रोवाइडर्स, थिंक केयरफुली अबाउट द गवर्नेंस अरेंजमेंट्स। ठीक है, ऐसे आप पंच वर्ड्स पे आप पहले ध्यान दो, पूरा पूरा पॉइंट धीरे धीरे आपको याद होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन प्रोवाइड करना, एथिकल लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट करना, कल्चर परफॉर्मेंस कल्चर डेवलप करना, वेल इन्फॉर्म एंड हाई क्वालिटी डिसीजंस लेना, राइट फ्रेमवर्क बनाना डायरेक्टर्स के लिए ताकि वो अपनी ड्यूटीज पूरी कर पाएं, अकाउंटेबल रहना कैपिटल प्रोवाइडर्स को, और केयरफुली सोचना है कि हमारी गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं और हम वो कैसे पूरी करेंगे, कैसे इफेक्टिवली हमारा बोर्ड चलेगा। ठीक है, तो ये सारा काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है। ठीक है, इस पे सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है। यहां से मैं नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ूंगा। ये एक सेपरेट टॉपिक है CSR। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें कंपनीज एक्ट के भी प्रोविजंस आएंगे, CSR से रिलेटेड काफी लॉ भी आएगा। फिर हम थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के एंगल से भी पढ़ेंगे कि CSR का क्या नीड है, क्यों है, क्या फायदा है, कैसे पॉजिटिवली CSR को देखना चाहिए। फिर हम केस स्टडीज पढ़ेंगे रिलायंस की, टाटा की, कि वो लोग क्या कर रहे हैं, CSR रोल कैसे निभा रहे हैं, और फिर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां से मैं नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ूंगा, साथ साथ में आपको पढ़ते जाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।